देखिए, लखनऊ से खबर है जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र में दो प्रमुख एजेंडे होते हैं, जिनमें पहला महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट होता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही औपचारिक रूप से शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये सत्र प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अहम साबित होगा। तो बजट सत्र के दो महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार का फोकस रहने वाला है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। तो देखिए, विकास और जन कल्याण अहम निर्णय होंगे इस विधानसभा के सत्र में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का आगाज आज से हो गया है। और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है। जैसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन को समर्पित किया जा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने तपोधाम आश्रम में संत योगीराज गिरधारीनाथ महाराज के स्मारक का अनावरण किया और उनकी गुफा का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सनातन संस्कृति की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पूर्वी भारत में शक्ति पीठों का महत्व है, वैसे ही पश्चिम में हिंगलाज का धार्मिक महत्व रहा है। सीएम ने सीतापुर को सनातन परंपरा की पौराणिक भूमि बताते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करना सरकार का संकल्प है। यूजीसी के विरोध में इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और सामान्य वर्ग के नेताओं पर यूजीसी को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने SC/ST एक्ट पर भी सवाल उठाए। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने SC/ST एक्ट को और अधिक सख्त बनाया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नाम पर पिछड़े और सामान्य वर्ग को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। साथ ही बिहार में पूरे के पूरे गांव पर SC/ST एक्ट लगाए जाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो रहा है या डर पैदा करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लोगों के इस्तीफों की खबरें सामने आई, लेकिन जनप्रतिनिधि चुप हैं। हम एक बहुत जल्दी ही एक वैकल्पिक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। हमारा जनतंत्र फेल हो चुका है। हमारे पास इस समय सरकार नहीं है। हमारे पास एक कॉर्पोरेट कंपनी एम्प्लॉय उसके काम कर रहे हैं, चाहे उसमें आपके 543 जनप्रतिनिधि हों, चाहे जो मेरी जानकारी जो मुझे लगता है 403 यहाँ पे विधायक है राज्य सरकार में, वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं जो इस समय शासन में है। मैं तो कम से कम मानता हूँ जो इन सजाती MP MLA को अभी भी अगर बुद्धि खुल जाए तो देश में हम लोगों के जो आंदोलन चल रहा है, जो सनातन स्वाभिमान यात्राएं चल रही हैं, तो देश को बचाने के लिए SC/ST एक्ट जो है इसको हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम हमारे साथ आ जाएं। नहीं तो ये जहां जहां जाएंगे इसको देखिए इनको जवाब देना पड़ेगा।
वहीं मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के चमुहा स्थित एक मैरिज होम में शादी की खुशियां उस वक्त हड़कंप में बदल गई जब फोटो खिंचवाने को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई, जहां फायरिंग में लड़की पक्ष का एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात के बाद विवाह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक समारोह के दौरान फोटो खिंचवाने की बात को लेकर लड़की पक्ष के लोगों की फोटोग्राफर से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने असलहा निकालकर फायरिंग कर दी। गोली सीधे लड़की पक्ष के एक युवक के हाथ में जा लगी। गोली चलते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और मेहमान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बस्ती में सोनहा थाना पुलिस ने गुमशुदा 3 बालिकाओं को मुंबई से सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल तुसैल गांव की 3 बालिकाएं 3 फरवरी को कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी, जिसके बाद में परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके बालिकाओं की तलाश शुरू कर दी थी और पुलिस टीम ने बालिकाओं की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें मुंबई से सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद तीनों बालिकाओं को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया के साथ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां बांसी तहसील क्षेत्र के दुल्ही गांव के 2 दर्जन से अधिक किसान अपनी ही पूर्वजों की जमीन पर हक पाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि जिस जमीन को सरकारी बताकर वन विभाग को सौंप दिया गया, उस पर उनके वैध बेनामे मौजूद हैं और गाटा संख्याओं में उनके नाम भी दर्ज हैं। नदी कटान के कारण वर्षों पहले जमीन प्रभावित हुई थी, लेकिन अब जमीन वापस मिलने के बावजूद प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। हालांकि जिलाधिकारी ने 3 दिन में समाधान आश्वासन दिया है। पांडे काश्तकार हैं दुल्ही के, और हमारी समस्या है कि हमारे सक्षम अधिकारियों द्वारा हमारे भूमि पर हमारा नाम दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया है, जबकि अधिकारी नहीं सुने, जिस पर हमारा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसी दशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी कि हमारे कागजात को देखते हुए हमें उचित निर्णय दिलाया जाए। समस्या यह है साहब कि हमें बनामेदार है, गरीब बनाई कर्ज को हम काढ़ के हम ले आई, तो खेत में ये सरकार वो ना ही रहा पक्का, तो का करके के बनामा कैले। अगर सरकार के ये नेक गुजर तो आखिर में काहे बनामा कैले होके। सर, मेरा नाम चिंताहर यादव, मेरा ग्राम दुल्ही है। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए साहब, हमारी बाप दादों की प्रॉपर्टी जो नदी की कटान से डिस्टर्ब हो गई और उसी को लेकर के प्रशासन द्वारा उस भूभाग को बंजर घोषित करके जो है आजीवन विभाग को दे करके हम लोगों को हमारा कब्जा विहीन किया जा रहा है। फसल लहलहा रही है। हम लोग अपने तमाम अभिलेखों के साथ शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन मेरे किसी अभिलेख पर को गौर नहीं किया गया। हमारे पास 56-59 की खतौनी है, मेरे पास नक्शे हैं, मेरे पास तमाम मुकदमे के फैसले। बागपत नगर पालिका एक बार फिर विवादों में घिर गई है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष एडवोकेट रोजुद्दीन और 3 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने मुकदमा दर्ज करवाया। ईओ ने जांच से संबंधित फाइलें गुम होने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ता और नगर पालिका अध्यक्ष रोजुद्दीन के समर्थक एकजुट हो गए। उन्होंने बागपत पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना हमेशा विवादों में रहते हैं और पहले भी उनके खिलाफ कई मामले सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि ईओ राजनीतिक द्वेष के चलते अध्यक्ष रोजुद्दीन की छवि खराब करना चाहते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट राजुद्दीन जी जो 4 बार के नगर पालिका बागपत के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ एक किसी दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर किसी भी तरह से ईओ ने एप्लीकेशन दी कि आपके समय में जो है कुछ फाइलें खुर्द-बुर्द की गई षड्यंत्र के तहत। उसी के मध्य जो है हम कप्तान साहब से मिल गए थे। कप्तान साहब से बोल गए कि ये बिल्कुल गलत मुकदमा किया गया, दबाव में किया गया। एक बढ़िया आदमी को 4 बार के चेयरमैन को परेशान करने के लिए ये दरख्वास्त दी गई, जिसको मुकदमा पंजीकृत किया। उसमें हमने यही मांग की है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, किसी तरह का कोई दबाव न करे। कलेक्ट्रेट हमें जो हमारे बार के मेंबर है राजुद्दीन चेयरमैन साहब, उनको टारगेट किया जा रहा काफ़ी समय से। पहले शासन द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया गया, माननीय उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिला, उनको दोबारा बहाल किया गया। अब उसके बाद ये FIR, एक साजिश चल रही है टारगेट करके, और एक ईओ जो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्ट में पूरी तरह से लिप्त है, डूबा हुआ है। अगर उसका पूरा इतिहास निकाला जाए तो पूरा भ्रष्टाचार।
पुलिस लाइन बांदा में तैनात उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह के निधन पर पुलिस परिवार ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 दिसंबर 1987 को यूपी पुलिस में भर्ती हुए धीरेन्द्र कुमार का 8 फरवरी 2026 को अचानक चक्कर आने से निधन हो गया। उन्हें जिला अस्पताल बांदा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, क्षेत्राधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने शोक परेड आयोजित कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, चंदौली से खबर है, जहां पर अलीनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ जा रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार भुजा गांव निवासी सोहन अपनी भाभी को साइकिल से लेकर बाजार जा रहा था। इस दौरान शाहूपुरी स्थित एनडीआरएफ ऑफिस के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सोहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आक्रोशित होकर सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन भी किया गया। स्थिति को देखते हुए अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा करके जाम हटाने का प्रयास किया। अलीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहना है कि शाहूपुरी कंपनी बंद हो चुकी है और ये सरकार की जमीन हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है कंपनी वाले जो है रेख वाले कोयला माफियाओं को जो है जमीन दिए हुए हैं। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आदेश के यहाँ बड़े बड़े कोयला माफिया अपना रेख गिरवा करके इसी रोड शाहूपुरी से पड़ाव वाले रोड पर जाते हैं। और रोड की स्थिति ये हो गई है कि रोड पर चलना दुश्वार हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है। हम लोग शासन प्रशासन को अवगत करा दिए कि यहाँ पर कोयला अवैध तरीके से गिरता है, जिससे दुर्घटनाएं होती है, लेकिन आज तक कोई नहीं। आज आपके सामने हमारा भाई जो है। नगर से खबर है, जहां थाना खेसरहा क्षेत्र के ग्राम बनुहिया बुजुर्ग के दक्षिण बाग में हुए युवक मनोज कुमार के निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल की। खेसरहा पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने हत्या में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। थाना खेसरहा के अंतर्गत एक नवयुवक जिसका नाम मनोज कुमार है, उसकी कुछ लोगों के द्वारा मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जब वो अपने गांव से अपनी मोटरसाइकिल से दूध देने जा रहा था, तो रास्ते में एक आम का बाग है, वहां पर कुछ लोग पहले से घात लगाए बैठे हुए थे और उनके द्वारा उसे जो है रॉड और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अन्य अधिकारीगण और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। वहां से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए और वादिनी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर हमीरपुर से खबर है, जहां चिकासी थाने की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि एक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस जीप एक मामले में शव का पोस्टमार्टम करवाकर थाने लौट रही थी। राठ हुरई मार्ग पर जरिया थाना क्षेत्र के चुरहा गांव के पास अचानक सामने बाइक सवार आ जाने से बचाने के प्रयास में जीप पलट गई। हादसे में उप निरीक्षक मोहित देव और होमगार्ड ब्रजेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी गोहांड ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने होमगार्ड को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी राठ से प्राप्त मेमो के आधार पर थाना चिकासी पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश कुमार पुत्र मैयादीन निवासी ग्राम बरौली खाका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर की रात्रि में अधिक ठंड लगने से मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु थाना चिकासी पुलिस सरकारी वाहन से सीएचसी राठ गई थी। कार्रवाई उपरांत लौटते समय उरई राठ मार्ग पर थाना जरिया क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें होमगार्ड श्री ब्रजेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई तथा उप निरीक्षक मोहित देव को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया।
वहीं कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के मालक नगर बिराहीबाद गांव के बाहर सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ओवरब्रिज के पास स्थित एक सरसों के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चरवा थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करके मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। ललितपुर से खबर है, जहां श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत की पत्नी की गाड़ी से हुए सड़क हादसे में पहले शिवेंद्र यादव की मौत हो चुकी थी, जबकि आज उनके छोटे भाई अनुज यादव ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया है और इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। बरखेड़ा गांव में ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर से खबर है, जहां पर मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव में डाक पार्सल ले जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया। दुकान के अंदर सो रहे दुकानदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में ट्रक की रफ्तार के कारण बगल में बने हुए शौचालय, नीम का पेड़ और दीवार भी ध्वस्त हो गए। ट्रक चालक हादसे के बाद फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर से खबर है, जहां पनकी 2 स्थित HDFC बैंक में महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने ग्राहक के साथ हद पार कर दी। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ने ग्राहक पर लैपटॉप तानते हुए धमकी दी और जाति का हवाला देकर दबंगई दिखाई। घटना के दौरान महिला कर्मचारी ने गालियां भी दी और ठाकुर हूं मैं कहकर ग्राहक को डराने की कोशिश की। इस घटना से बैंक की प्रोफेशनल छवि धूमिल हुई है। बैंक प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। It's over. क्या इस ओवर अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज कोई गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने वहाँ पे कैमरा अगर उसमें सुनाई दो तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ठाकुर हूँ मैं। हापुड़ से खबर है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में ट्रैफिक जाम के दौरान एक कार सवार व्यक्ति ने स्कूटी सवार दंपति को पुलिस की मौजूदगी में पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में रोष फैला है। पीड़ित दंपति ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान करके कार्रवाई कर रही है। हापुड़ से खबर है, जहां मोबाइल चोरी के शक में युवक को खौफनाक सजा दी गई। युवक को जंगल में उठाकर ले गए, लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। युवक को मुर्गा बनाकर ऊपर ईंट रख दी गई और इसके अलावा पीटा भी गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर से खबर है, जहां एक लग्जरी कार ने सड़क पर कहर बरपा दिया। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रेव 3 के पास दिल्ली नंबर की कार ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक को अचानक अटैक आने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और चालक शिवम कुमार मिश्रा को उपचार के लिए कार्डियोलॉजी अस्पताल भेजा। पीड़ितों ने चालक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रस्सिल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है। ये हम और विशाल, हमारे ये मामा के लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने पड़ा था अभी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत गए थे पीछे से, हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा।
अयोध्या में पुलिस विभाग में तैनात जवान अजय गौड़ का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। अयोध्या रेंज के आईजी ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक जवान की गाड़ी कुवानो नदी क्षेत्र में मिली, जबकि उनका शव सरयू नदी में बरामद हुआ। बाद में अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के तिहुरा माझा का नाम सामने आया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आत्महत्या है या किसी साजिश के तहत हत्या की गई। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बागपत से खबर है, जहां दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 4 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ते हुए हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवकों ने करीब आधे घंटे तक नेशनल हाईवे को अपने कब्जे में लेकर स्टंट किए, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जांच में जुटी है। ये मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के काठा गांव के पास का बताया जा रहा है। कानपुर थाने क्षेत्र के बिठूर क्षेत्र में एक अस्पताल में NICU वार्ड में आग लगने से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रसव के बाद नवजात को वार्मर मशीन में रखा गया था, तभी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। आग की चपेट में आकर मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये बच्ची माता पिता की पहली संतान थी।